मैं अनुराग आज़ाद अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्रम में भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं और हमने उसमें कल लास्ट जो अधिनियम पढ़ा था, जो लास्ट एक्ट हमने पढ़ा था वो था 1813 का एक्ट। और हमने आपको जब पहले शुरू की कक्षाओं में आप देखिएगा, हमने एक आर्डर आपको दिया था कि कंपनी ने जो भारत में संवैधानिक विकास किए वो 3 क्रम में हुए हैं। पहला क्या था? पहला ये था कि जब कंपनी सिर्फ व्यापार कर रही थी। दूसरा क्रम ये था कि जब कंपनी व्यापार और राजनीति दोनों कर रही थी। और तीसरा ये था कि जब कंपनी सिर्फ राजनीति ही कर रही थी, व्यापार से उसका कोई लेना देना नहीं रह गया था। मतलब व्यापार के लिए उसने अपने अलग प्रावधान कर दिए थे। वो और सारी कंपनियों को ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको भी समाप्त करके और तमाम तरीके से उसने जो है राजनीति में आने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए। तो अब हम 2 एक्ट हैं जब कंपनी ने सिर्फ ऐसे 2 एक्ट उन्होंने पारित किए हैं जब कंपनी ने सिर्फ राजनीति किया। और राजनीति करने के लिए उन्होंने भारत में क्या क्या सुधार किए उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो जो आज का एक्ट होगा वो सिर्फ 2 एक्ट हम लोग पढ़ेंगे और लंबा एक्ट है एकदम, बहुत बड़ा एक्ट है, उसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं और आप लोग उसको देखिए। उसमें से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम ये पढ़ रहे थे कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का? बंगाल का। अब ये जो एक्ट आ रहा है ये एक्चुअल में पूरे के पूरे भारत के लिए प्रावधान करता है और एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था यहीं से आपको देखने के लिए मिलती है। और जो केंद्रीय विधान परिषद होती है उसका भी उदय इसी में से होता है। तो अब क्या किया जाएगा? अब किया जाएगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा तो वो जो है पूरे भारत के लिए विधियाँ बनाएगा। अब जब वो पूरे भारत के लिए विधियाँ बनाएगा तो जो बम्बई और मद्रास प्रांत के गवर्नर थे और उनको 3-3 सदस्य की परिषद दी गई थी, अब वो क्या करेंगे? तो उनसे जो है वो भी विधि बना रहे थे तो उनसे विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली जाएगी। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो 3 सदस्य थे उसमें एक चौथे सदस्य को अस्थायी तौर पे मान्यता दी गई और वो सदस्य होता था विधि का सदस्य, मतलब कानून बनाने वाला सदस्य। और उसका नाम था, पहले विधि सदस्य के रूप में जो नामित हुए थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता का जो है आविष्कार क्या, रचना किया। और उन्होंने कई दंड के कानूनों को क्रमबद्ध समावेशित किया और 1860 के लगभग उन्होंने भारतीय दंड संहिता बना दिया। तो देखते हैं कौन सा एक्ट है। चार्टर एक्ट 1800। चार्टर एक्ट बहुत आराम से पढ़ाते हैं तो इसका आप लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जल्दी में मत रहा करिए। चार्टर एक्ट 1835। अब 1835 में क्या हुआ? पहला नंबर तो ये हुआ कि जो बंगाल का क्या हुआ? पहला काम इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा गया? उसको जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपको इतनी बात समझ में आई कि चार्टर एक्ट 1835 के माध्यम से सर्वप्रथम जो काम किया गया। अब क्योंकि यहाँ से कंपनी एकदम प्योर राजनीति में उतर रही है तो प्योर राजनीति में उतरेगी तो वो काफ़ी सारे प्रावधानों को अपने साथ इम्प्लीमेंट करेगी। तो उसने क्या किया? पहला काम कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
दूसरा क्या कहा गया कि केंद्रीकृत व्यवस्था, अब आप देख पा रहे होंगे, अब इसमें क्या है कि जो प्रांतीय गवर्नर थे उनको भी विधि बनाने की शक्ति दी गई थी, उनसे ये शक्ति वापस ले ली गई। तो क्या कहा गया, दूसरी बात क्या कही गई, प्रांतीय गवर्नरों से, प्रांतीय गवर्नरों से विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। क्या कर दी गई, वापस ले ली गई। समझ में आया बात। और जो गवर्नर जनरल प्लस परिषद थी, जो गवर्नर जनरल प्लस 3 लोगों की परिषद होने लगी थी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि गवर्नर जनरल को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 4 सदस्यीय एक परिषद दी गई थी। अब गवर्नर जनरल के जो परिषद में 3 सदस्य हुए वो किस एक्ट में हुए, पहले तो आपको ये बताना है, और किस एक्ट में इनको विधि बनाने की शक्ति दी गई थी प्रांतीय गवर्नरों को, और छीनी तो इसमें ही गई है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से विधि बनाने की शक्ति इस एक्ट के माध्यम से प्रांतीय गवर्नरों से वापस ले ली गई थी। आशा इतनी बात समझ में आई होगी। तो गवर्नर जनरल प्लस परिषद, ये क्या हुआ, इसमें प्लस एक विधि सदस्य, एक अस्थायी, क्या, एक अस्थायी विधि सदस्य, एक अस्थायी विधि सदस्य जोड़ा गया। ठीक, समझ में आया। अस्थायी विधि सदस्य जोड़ा गया और इनका क्या नाम था, ये जो अस्थायी विधि सदस्य था इसका नाम क्या था, मैकाले। क्या नाम था, मैकाले। समझ में आया। और क्या हुआ, इस एक्ट के माध्यम से ही क्या किया गया कि दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा के अंत की घोषणा हुई। क्या हुई भैया, घोषणा हुई। समझ में आई बात। इसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए। फिर इसी के माध्यम से ये 1833 में एक्ट आया, इसने ये बात कही, और 1843 में लॉर्ड एलनबरो, कौन थे, लॉर्ड एलनबरो द्वारा समाप्त कर दिया गया, द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये एक्ट का ये प्रावधान नहीं समाप्त कर दिया गया था, समझते चलिएगा, नहीं तो आप लोग। 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास प्रथा का अंत हुआ, अंत हुआ। समझ में आया। 1833 में ये प्रावधान किया गया कि दास प्रथा के अंत की घोषणा हुई, और दूसरा क्या हुआ, 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास प्रथा का अंत। समझ में आया इतनी बात। दूसरा, अब यहीं से 2-3 और चेंजेस हुए थे, आप लोग इसको देख लीजिए। क्या हुआ था कि जब ये अस्थायी भले हैं मगर इनके गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य जुड़ गया, तो ये मैकाले जुड़े गए थे। तो मैकाले के जुड़ जाने के बाद अब चूंकि भारत में एक विधि सदस्य भी उसके गवर्नर जनरल के परिषद में आ गया था, तो यहाँ से जो एक्ट अब भारत में बने उनको अधिनियम कहा गया। यहाँ से क्या कहा गया, अब जो भारत में वो बनते थे नियम, उनको क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया। यहीं से कहा गया। अधिनियम क्यों कहा गया, क्योंकि एक विधिक सदस्य द्वारा अब नियम कानून बनाए जा रहे थे, इसीलिए इनको अधिनियम कहा जाने लगा। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारत में बनाए गए कानूनों को कब से अधिनियम कहा जाने लगा, तो 1833 के
एक्ट के द्वारा। अच्छा, इसके पहले इसको क्या कहा जाता था? इसके पहले इसको विनिमय कहा जाता था, विनियम कहा जाता था, विनियम कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? विनियम कहा जाता था इसके पहले। ठीक है, ये पहले कहा जाता था, पहले, और इसके बाद इसको अधिनियम कहा जाने लगा। दूसरा दूसरा क्या, इसी में आप लोग देखते चलिए और क्या काम हुआ इसमें। इसमें ये हुआ कि कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक, कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया तथा इसे इसे पूर्णतः 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 प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। क्या बना दिया गया? प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। समझ में आ रही है बात? एकदम प्रशासनिक इकाई बना दिया गया, दिया गया। समझ में आया? क्या किया गया? कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया। अभी तक आपने देखा था कि 1813 का जो अधिनियम आया था उसमें जो है एकाधिकार समाप्त किया गया था, परंतु चाय और चीन के साथ कंपनी व्यापार कर रही थी। और अब क्या कर दिया गया? अब सीधा सीधा कंपनी का व्यापार एकदम से समाप्त कर दिया गया और जो है उसको पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। समझ में आया? अब क्या करते हैं, इसमें और एक आध दो चीज़ें हैं, आप उसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा दूं। चलो, अब इसी एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया कि कंपनी में, मतलब इसी एक्ट के माध्यम से कहा गया कि भारत में एक विधि आयोग का गठन होगा। आपने देखा कि अभी विधि सदस्य के रूप में मैकाले को शामिल कर लिया गया गवर्नर जनरल की परिषद में। और गवर्नर जनरल कहाँ का? अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको 1833 के एक्ट के माध्यम से उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसमें एक विधि सदस्य को जोड़ दिया गया। फिर क्या कहा गया? कहा गया कि भारत में विधि आयोग का गठन होगा। भारत में विधि आयोग का गठन होगा, विधि आयोग का गठन होगा। समझ में आया? अब आप लोग कमेंट करके एक चीज आंसर बताइए कि भारत में गिरजाघर किस एक्ट के माध्यम से एस्टेब्लिश किया गया? दूसरा, भारत में ईसाई मिशनरियां किस एक्ट के माध्यम से भारत आने लगी? अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आज ही मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें जो है जो ईसाई मिशनरियां आई थी यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, उसमें वो अंग्रेजी मिशनरियों जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। जो ईसाई मिशनरियां थी उनको अंग्रेजी मिशनरियों के नाम से भी संबोधित किया गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या है कि भारत में एक विधि आयोग का गठन होगा और उसका गठन भी हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष, क्या बात, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष जो विधि सदस्य होता था वही होता था। तो विधि सदस्य था कौन? मैकाले था, मैकाले था। ठीक, विधि सदस्य, एक विधि आयोग का गठन किया गया, गठन हुआ और अध्यक्ष उसके लॉर्ड मैकाले बनाए गए और इन्होंने ही दंड के कानूनों को संग्रहित करके, दंड के कानूनों को संग्रहित करके, आपसे पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता के जनक कौन है?
तो आपको बताना पड़ेगा लॉर्ड मैकाले। तो दंड के कानूनों को संग्रहित करके भारतीय, देखो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता, क्या, इंडियन पीनल, नहीं, भारतीय दंड संहिता, ठीक है, का निर्माण किया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। बस अब इसमें एक मोटी मोटी चीज ये भी कह दी गई थी कि अंग्रेज, जो इंग्लैंड के लोग होंगे, अंग्रेज जो होंगे, वो बिना लाइसेंस लाइसेंस इन द सेंस पासपोर्ट, मतलब व्यापार नहीं, अंग्रेज लाइसेंस, बिना लाइसेंस भारत आ सकते थे, कौन आ सकता था? अंग्रेज बिना लाइसेंस भारत आ सकते थे, रह सकते थे। ठीक है, तो अब आते हैं, अच्छा इसका एक समराइज जो है आप लोगों के सामने कर दिया जाता है ताकि आप लोग इसको याद कर सकें, मेरे साथ दोहराइएगा। सबसे पहला, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, और गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के जुड़ जाने के बाद जो अधिनियम भारत में, जो नियम एक्ट भारत में बने उनको अधिनियम कहा जाने लगा, उसके पहले उसको विनियम कहा जाता था। क्लियर? तीसरी बात, जो विधि सदस्य जुड़े थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले। आपको समझ में आया? और फिर अगली बात क्या होती है? अगली बात ये होती है कि भारत में अंग्रेज जो है वो बिना लाइसेंस के आ सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक, फिर जो लॉर्ड एलन बरो थे उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया, और इसी एक्ट में ये भी कहा गया कि दास प्रथा समाप्त की जाए, और एक विधि आयोग की गठन की भी बात की गई, और उस विधि आयोग का गठन भी किया गया, और उसके अध्यक्ष के रूप में, पहले अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो आशा है ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला चार्टर एक्ट। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? हमने देख लिया 1833 का चार्टर एक्ट देख लिया। अगला जो चार्टर एक्ट है उसको देखते हैं हम लोग। इसको जानते हैं हम लोग चार्टर एक्ट, सॉरी, 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। समझ में आया? मैं थोड़ा सा से लिखते लिखते इधर चला जाता हूँ, अभी बोर्ड पे लिखने की इस तरीके से जो है हैबिट नहीं पड़ी है। तो 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आता है सब कुछ राइटिंग का? नहीं तो मैं बोलता तो रहता ही हूँ। तो 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें पहला काम क्या किया गया? पहला काम तो वही किया गया कि जो 1833 के माध्यम से एक अस्थायी विधि सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़ा गया था। मतलब एक विधि सदस्य जो गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़ा गया था जिसका नाम मैकाले था,
वो अस्थाई हुआ करता था, तो इसको अस्थाई कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल के विधि सदस्य को नहीं, गवर्नर जनरल के अस्थाई अस्थाई विधि सदस्य को अस्थाई विधि सदस्य को अस्थाई कर दिया गया। समझ में आया? अस्थाई कर दिया गया। समझ में आया? गवर्नर जनरल के अस्थाई विधि सदस्य को अस्थाई कर दिया गया। पहला काम तो यही उठा के कर दिया गया। दूसरा काम क्या किया गया कि जो अतिरिक्त सदस्यों का, इसमें 6 और अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी उसमें विधि सदस्य तो जोड़ ही दिया गया था। उसके बाद इसमें 6 सदस्य और अतिरिक्त जोड़ दिए गए थे और 2 सदस्य और अतिरिक्त जोड़ दिए गए थे। मतलब जो गवर्नर जनरल प्लस परिषद, परिषद का मतलब पहले 3, एक विधि सदस्य 4, तो 4 सदस्य, एक गवर्नर जनरल, वो हो गए 5। ठीक, देख लो, एक गवर्नर जनरल, ठीक, प्लस एक विधि सदस्य, एक विधि सदस्य, क्लियर, प्लस एक ये होते थे 3 सदस्य। ये इनको पहले मिले थे, गवर्नर जनरल के परिषद में पहले 3 सदस्य होते थे, एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया। तो ये स्ट्रक्चर था पहले जो चला आ रहा था, और जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, अब मैं बताने चल रहा हूं। क्या हुआ कि एक गवर्नर जनरल, एक विधि सदस्य, 2 व्यक्ति, 3 सदस्य उनकी परिषद में हुआ करते थे, तो 3 2 5 व्यक्ति। अब क्या हुआ कि इसमें जो है 2 अतिरिक्त सदस्य, 2 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, और प्लस 5 अतिरिक्त सदस्य और जोड़े गए। ये क्या किए गए, जोड़े गए। अब आपसे मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपसे मैं ये क्यों कह रहा हूं, 1 2 3 5, 5 5 10, 10 2 12, ठीक ना। अब हमने अभी आपको इस एक्ट के ठीक पहले बताया था 1833 के एक्ट में कि जो कंपनी है उसका व्यापार पर से अधिकार समाप्त कर दिया गया, एकदम समाप्त कर दिया गया, और जो है उसको पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। तो वही सदस्य जो कंपनी के कोर कमेटी के सदस्य हुआ करते थे, वो जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, तो उनको इसी में जोड़ दिया गया। और जोड़ने के बाद क्या किया गया कि 12 सदस्यों की केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। अब आपको समझ में आ गया कि जब केंद्रीय विधान परिषद का गठन किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्या कर दिया गया, एक विधि सदस्य को जोड़ दिया गया, और दूसरे क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने के बाद उसको पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। और उनके जो कोर कमेटी में सदस्य
हुआ करते थे उनको हटा करके इसमें क्या कर दिया गया कि 12 सदस्यों की एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया। समझ में आया? दूसरा क्या कर दिया गया, दूसरा क्या मतलब अगला प्रावधान, वो अगला प्रावधान ये था कि सिविल सेवकों के लिए, सिविल नहीं, आप ये चीजें मान के चलिए कि 1853 के पहले ही, 1853 के एक्ट के आने के पहले ही 1833 के एक्ट में ये कहा गया था कि सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती का आयोजन होगा, जिसमें जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आया? मगर कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने, उसके कर्मचारी बहुत एकदम खिलाफत पे एकदम तुले थे। क्यों तुले थे कि अगर जब विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती खुली हो जाएगी तो जो है इसके मतलब सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो हम लोग अकेले इस पे अपना आधिपत्य जमा किए हैं, तो इसमें इंडिया के भी लोग शामिल हो जाएंगे और जो है वो हमारे काम में हस्तक्षेप करने लगेंगे। तो जो है कंपनी के दबाव में ब्रिटेन ताज जो मतलब था उसको उसने नहीं किया, तो उसी की जो है भरपाई यहाँ पे कर लिया गया और उसमें कह दिया गया, उसमें पूरे विधि, उसमें सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती का प्रावधान किया गया था, मगर इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, विशिष्ट, विशिष्ट सिविल, विशिष्ट सिविल सेवकों, सेवकों की खुली भर्ती, की खुली भर्ती होगी। समझ में आया? विशिष्ट सिविल सेवकों की खुली भर्ती होगी। समझ में आया? खुली भर्ती मतलब खुली प्रतियोगिता होगी। दूसरा क्या कर दिया गया, आगे का प्रावधान क्या किया गया, अब आपको एक चीज तो पक्का याद होगा कि 24 सदस्यों की, 24 सदस्यों की एक कमेटी, एक समिति या एक संस्था काम करती थी इंडिया में, उसको क्या बोलते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हमने बताया था आपको कि जो है जब कंपनी का गठन किया गया था तभी 24 सदस्य क्या हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब निदेशक मंडल। क्या कहा जाता था इनको, इनको कहा जाता था निदेशक मंडल। और उसके बाद हमने एक चीज और बताया था, नियंत्रक मंडल। याद रखिएगा सब, नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य इंट्रोड्यूस किए गए थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, तो ये सब हमेशा याद रहना चाहिए। तो ये जो 24 सदस्य थे, इनमें इनकी संख्या घटाकर, इनकी संख्या घटाकर, संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। समझ में आया? इसमें कितने सदस्य होते थे, 24, अब कितने होंगे, 18। किस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया जा रहा है, 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। यही नहीं, इसके बाद जो है और भी खेला हुआ। क्या हुआ कि इस 18 में भी, इस 18 में भी कम से कम 6 सदस्य, कम से कम 6 सदस्य जो है वो ब्रिटिश क्राउन के होंगे। कम से कम 6 सदस्य इस 18 में, इस 18 में 6 सदस्य ब्रिटिश, ब्रिटिश ताज द्वारा, ताज द्वारा नियुक्त होंगे। ठीक है, आशा है एकदम समझ में आ गई होगी बात। आशा मतलब जर्दा नहीं, आशा मतलब आशा, मतलब 24 सदस्यों की एक संस्था थी निदेशक मंडल की, इनकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई
और जिसमें से भी 6 सदस्य, इन 18 में से 6 सदस्य ब्रिटिश ताज द्वारा नियुक्त होंगे, ये प्रावधान कर दिया गया। समझ में आया? तो एक बार शुरू से देखते हैं क्या? चलो शुरू से देखते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक अस्थायी विधि सदस्य को रखा गया था, उसको अस्थायी कर दिया गया। ठीक है। दूसरा क्या कह दिया गया कि गवर्नर जनरल प्लस एक विधि सदस्य प्लस 3 सदस्य, मतलब ये थे गवर्नर जनरल के पास। जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसको अब किसका गवर्नर जनरल कर दिया गया था? पिछले एक्ट के माध्यम से हमने देखा था, उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। अच्छा, एक चीज और हमने जो है वो बताना जो है हम भूल गए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो ऐसी पावर या ऐसी शक्ति पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, अब इसमें बंगाल नहीं लगाता है, वो सीधे पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ये याद रखिएगा आप लोग। हाँ, तो इसमें क्या किया गया कि ये थे, इसमें 2 अतिरिक्त सदस्य और 5 और अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। और इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था, ये जोड़े गए थे, इनका काम होता था विधि निर्माण में सहायता, विधि निर्माण में सहायता। अब आपको एक चीज बताएं, ये तो बाद में आप देखेंगे ही देखेंगे कि हाँ 1853 के एक्ट के माध्यम से 5, 2, 7 सदस्य एक्स्ट्रा जोड़े गए थे, अतिरिक्त सदस्य। किनकी होती थी? ये पार्षदों की संख्या थी। ये ब्रिटिश क्राउन की तरफ से चुने जाने वाले पार्षद हुआ करते थे। और उसमें भी 2 जो अतिरिक्त सदस्य थे, इनको इंडिया का नियुक्त किया गया कि जो है ये इंडिया के सदस्य होंगे। ये मतलब वैसे कोई लिखित तौर पे ये ऐलान नहीं था, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि उसमें जो है, जो केंद्रीय विधान परिषद में पार्षदों की संख्या में कई स्टेप में वृद्धि होती है, और उसमें ये भी प्रावधान किया जाता है कि कितने कम से कम सदस्य होने चाहिए भारत के। तो शुरू में हमें जो है उसकी शक्ति नहीं थी, अनुपूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं थी, और बजट पे बहस करने की शक्ति कुछ दिन बाद दी गई। उसके बाद 3 सदस्य उनके केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय होने लगे। फिर जो है कोर कमेटी में भी 1 सदस्य जाने लगे। तो पहले ये जो बनारस के राजा और ये सब थे, ये सब जाने लगे थे। हमने बताया कि पटियाला के जो राजा वगैरह थे वो सब जाने लगे थे कहाँ पे? केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य के रूप में। अब हम आपसे एक जिक्र करना चाहते हैं, वो जिक्र ये है कि हमने देखा एकदम शुरू में जब हम देख रहे थे कि जो भारत में संविधान का विकास है, उसके क्रम में हमने कंपनी द्वारा बनाए गए अधिनियमों को 3 चरण में अपनी सुविधा के अनुसार बांट लिया था। वो चरण कौन कौन से थे? 3 चरण। जब कंपनी पूर्णतः व्यापार करती थी, शुद्ध व्यापार करती थी। फिर उसके बाद हमने देखा जब कंपनी व्यापार प्लस राजनीति दोनों करती थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि कंपनी सिर्फ राजनीति करती थी। ठीक है ना? तो जो कंपनी सिर्फ राजनीति करने पे उतारू हुई थी, तो वो सिर्फ उस समय 2 एक्ट आ पाए थे। कौन कौन से? 1833 का एक्ट और 1853 का एक्ट। तो हमने आज 2 एक्ट के बारे में समझा। पहला एक्ट था 1833। तो अंतिम में आप समराइज कर लेते हैं इसको। कल से हम, अच्छा, आप एक चीज देख रहे हैं कि जब 1833 का एक्ट आया, ठीक, का एक्ट, उसके बाद 1853 का एक्ट, ठीक ना? अब कंपनी जो है वो ब्रिटिश ताज के अंडर में
एकदम व्यापार से उसका कोई लेना देना नहीं था। मतलब पूरी की पूरी तरीके से भारत में जो भी अब निर्णय लिए जा रहे थे वो ब्रिटिश ताज द्वारा लिए जा रहे थे। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, होता क्या है, आप जान रहे हैं कि 53 के एक्ट में जो विधि सदस्य था उसको अस्थायी था, उसको अस्थायी कर दिया गया। दूसरा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और उसमें से 6 जो है वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और क्या किया गया कि इसमें जो है अतिरिक्त इनके केंद्रीय विधान परिषद का उदय हुआ, और केंद्रीय विधान परिषद के उदय के साथ ही साथ इसमें जो है, अब आप इसको समझ लीजिएगा कि अब यहीं से इसी एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण दिखने लगता है, या उसका ओरिजिन है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि कार्यपालिका और विधायिका में अंतर कहाँ देखने के लिए मिलता है शुरुआती तौर पे, तो वो 1853 के एक्ट के माध्यम से। हालांकि मैं उसको आगे और कायदे से डिफाइन करूंगा। अभी जब संविधान पूरा पढ़ने लगेंगे, जब एक एक आर्टिकल हम लोग पढ़ने लगेंगे, तो उसमें शक्तियों के विभाजन में हम इन सब चीज़ों को मेंशन करते चलेंगे। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम पूर्ण रूप से आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा, ऐसी कक्षा आपको मिलेगी, आप परेशान मत होइए। तो ये हमने देखा था 2 एक्ट। अब आपने देखा कि अब जब ये 2 एक्ट आ गए कंपनी में, भारत में कंपनी या ब्रिटिश ताज ने भारत में केंद्रीय विधान परिषद का भी गठन कर लिया। फिर क्या होता था, क्या हुआ कि 1857 में क्या हुई, क्रांति हो गई। आप लोग जानते हैं कि 1857 में मंगल पांडे जी ने बिगुल बजा दिया। समझ में आया? तो 1857 में क्रांति हो जाती है। 53 तक सब कुछ चल रहा था, 54 तक सही चल रहा था, 55 तक सही चल रहा था, 56-57 में जाके क्रांति हो जाती है। तो 57 के बाद जब क्रांति होती है तो कंपनी का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन ताज के जो शासन का तंत्र था यहाँ पे, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल या केंद्रीय विधान परिषद या विधि सदस्य की परिषद या गवर्नर जनरल या गवर्नर्स का जो क्रिएशन और उनके शक्तियों का विभाजन, इस सारी चीजों को ब्रिटिश ताज ने एकदम खारिज कर दिया। फिर उसने जो है सीधा सीधा कंपनी को हटाते हुए भारत का शासन अपने हाथ में लिया। और जो है जब वहां से जो एक्ट भी आएंगे तो 1858 का एक एक्ट आएगा, 57 के बाद 1858 का एक्ट आएगा, जिसमें रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको यही मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, और उसको 1858 के जो एक्ट को भारत के बुद्धिजीवियों ने क्या कहा था, मैग्ना कार्टा भी कहा था। तो उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अब जो एक्ट आएगा, अभी तक हमने देखा कि ये जो एक्ट आ रहे थे ये व्यापार प्लस राजनीति और राजनीति वाले आ रहे थे, या उसके पहले शुद्ध व्यापार वाले आ रहे थे। अब जो एक्ट आएंगे वो सीधे सीधे ब्रिटिश ताज द्वारा जो पारित किए गए थे। अब इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होगा। और एक चीज, मैं बहुत ही जल्द इसी चैनल पे हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, आधुनिक भारत। या तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आधुनिक भारत में सिर्फ जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनको अकेले पढ़ा दूं, या पूरे आधुनिक भारत को एकदम स्टार्टिंग से ले चलूं कि हाँ आधुनिक भारत आप लोगों को एकदम स्टार्ट से हम कक्षाएं प्रोवाइड कराने लगे। तो बहुत ही जल्द आपके बीच में 2 विषय चलने लग जाएंगे। और ये लगभग अभी ब्रिटिश ताज द्वारा आप देखेंगे कि लगभग 4 या 5 एक्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम 1947 के पहले ही 46 में संविधान सभा का गठन होता है, और उसके संदर्भ में चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि जो है संविधान जो सभा थी उसका काम क्या था, कितने देशों का संविधान लिया गया, आर्टिकल 1 से लेकर के फिर जो नागरिकता संबंधी अधिनियम है जो 2 से मतलब 5 से 11 तक हैं भाग 2 में, वो हम लोग देख लेंगे।
और ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो अभी हमको कंपनी के संवैधान मतलब भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में ब्रिटिश राज द्वारा जो एक्ट पारित किए गए हैं अब उनको देखना है। आशा है कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, नमस्कार।